Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 1 Constitution. Today's our topic is fundamental duties. तो इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आपकी एनसीईआरटी की बुक में फंडामेंटल राइट्स एंड जो ड्यूटीज़ का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 अलग से दिया हुआ है. लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को क्या है फर्स्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है और सेकेंड चैप्टर क्या है डिलीट कर दिया गया. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनमें से एक है. वैसे फंडामेंटल ड्यूटी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसके बारे में क्या है 6 मार्क्स वगैरह में या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. फिर भी आपको फंडामेंटल ड्यूटी सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है. तो हमें टोटल क्या है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली हुई थी. अभी ये 11 हो चुकी है. 2002 के अंदर एक और इन्वॉल्व की गई थी. अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? जिस तरह से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, इसी तरह से एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों की कुछ ड्यूटीज बनती है. तो हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं. तो इसलिए राइट के साथ साथ में ड्यूटी का होना भी ज़रूरी है. तो किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों की जो ड्यूटी होती है उस जो बेसिक है, जो ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो उनको क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नाम दिया गया. वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 26 जन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी गई थी. 1976 के अंदर क्या है एक अमेंडमेंट किया गया जिसको 42th अमेंडमेंट बोलते हैं. 42वां संवैधानिक संशोधन बोलते हैं. 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं. तो इस अमेंडमेंट में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई. जो 42th अमेंडमेंट है उसके अंदर उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी जी क्या है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी. तो उन्होंने जो ये अमेंडमेंट किया था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि ये पहली बार 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहली बार इतना बड़ा फेरबदल हुआ था. इसमें काफ़ी अमेंडमेंट किए गए थे इसके पार्ट्स में. तो ये 42th है. इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है पार्ट 4 उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 4A. अब 4 क्या है? 4 के अंदर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो आर्टिकल 36 से 51 दिए गए. तो इसी 4 के साथ में 4A और जोड़ दिया गया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ दिया गया जिसको 4A कहा जाता है. इसके अंदर क्या है एक आर्टिकल लिखा गया जिसका नाम है 51A. उसके अंदर क्या है हमें 10 टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई कि ये आपके क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मौलिक कर्तव्य आपके लिए है. तो आपसे पूछा जाए कब मिली थी? 1976 में 42th अमेंडमेंट के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 4A पार्ट के अंदर है और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A. जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग है उस तरह से ड्यूटीज अलग अलग नहीं है. सिर्फ एक ही आर्टिकल में क्या है ड्यूटीज को लिखा गया. लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ड्यूटीज के अंदर ये है कि अगर इनमें से अगर किसी के ऊपर लीगल कोई लॉ बना हुआ है तो दूसरी बात है. इनमें से अगर हम किसी ड्यूटीज़ को नहीं मानते हैं तो हमें कोर्ट में नहीं ले जा सकता या पुनिशमेंट नहीं दी जा सकती. अगर उनके ऊपर कोई दूसरे कानून बने हुए हैं तो उसके ऊपर क्या आपको पुनिशमेंट वगैरह मिल सकती है. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग आपको पुनिशमेंट नहीं मिलती. इसलिए क्या है इनका होना या न होना दोनों ही कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है. अब हम क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें आर्टिकल 51A के अंदर दी गई है वो कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स इंस्टीट्यूट नेशनल फ्लैग एंड एंथम. यानी कि हमारा जो संविधान है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम जिसके अंदर क्या है जो भी उसके आदर्श हैं रिस्पेक्ट है उसकी, जैसे कि नॉन वायलेंस है, सेकुलरिज्म है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, इन सब की क्या करेंगे हम जो भी इंस्टीट्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी तरह का इन सब की हम रिस्पेक्ट करेंगे. इन सब की हम क्या करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे. नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करेंगे. ये रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है. यानी कि हमारा राष्ट्रीय ज्ञान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके आइडियल्स हैं यानी जो आदर्श वगैरह है या इसके आदर्श जो भी हैं उन सब की हमें क्या करनी है रिस्पेक्ट करनी है. सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इसमें कहा गया है कि फ्रीडम के टाइम जो हमारे क्या थे, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल के टाइम क्या थे हमारे इंस्पायर करने वाले क्या थे आइडियाज से, नोबल आइडियल्स से, हमारे आदर्श से.
किसके टाइम? फ्रीडम के टाइम। उनकी भी हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। अब फ्रीडम के टाइम क्या थे? जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, सेकुलरिज्म, ये बातें अपनाई थी, तो हम इनकी क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि जो जो हमारी फ्रीडम में के स्ट्रगल के अंदर माने जाते हैं कि उस स्ट्रगल में इन आइडियल्स ने काम किया था, नोबल आइडियल्स ने काम किया था, हमें क्या है? उनको फॉलो करना है और उनकी रिस्पेक्ट करना है। ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम भारत की क्या है? सोवरेनिटी, संप्रभुता। सोवरेनिटी होती है, सोवरेनिटी का मतलब है कि हम किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारे खुद के लोग बनाएंगे। तो सोवरेनिटी होता है जो किसी दूसरे कंट्री की कॉलोनी वगैरह नहीं होता, उससे इफेक्टिव ज़्यादा नहीं होता, तो वो सोवरेनिटी कंट्री कहलाता है। तो हम इंडिया की सोवरेनिटी बनाए रखेंगे। यूनिटी आपको पता ही है, उसकी एकता बनाए रखेंगे। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, यानी कि उसके टुकड़े नहीं होने देंगे। जैसे डिमांड उठाई जाती है, एक बार असम ने डिमांड उठाई थी कि अलग होना चाहिए, गोडालैंड माना जाता है, पंजाब के द्वारा डिमांड उठाई गई थी। तो इस तरह से क्या है? इंटीग्रिटी इंडिया की, यानी अखंडता को हम क्या करेंगे? बनाए रखेंगे, यानी इंडिया के टुकड़े नहीं होने देंगे। तो ये हमारे सिटीजन की, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो क्या है? हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो भी इंडिया की है, उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उसको अपनाएंगे, बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है टू डिफेंड एंड रेंडर्स नेशनल सर्विस। टू डिफेंड एंड नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप अपॉन टू डू सो। यानी हम क्या है? सबसे पहले तो क्या है? डिफेंड करेंगे कंट्री को। डिफेंड मतलब कि रक्षा करना। मान लो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो हम क्या है? ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ हो जाए, हम इंडिया की प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षा करेंगे। दूसरा क्या इसमें कहा है कि रेंडर नेशनल सर्विस, जब जरूरत हो राष्ट्र सेवा की, यानी नेशनल सर्विस की जब जरूरत हो, राष्ट्र सेवा की जब जरूरत हो, तो हम क्या है? वो करेंगे। ये हमारी कंपल्सरी हो गई, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे एग्जांपल है, कुछ कंट्री के अंदर मिलिट्री को क्या माना गया है? मिलिट्री के अंदर 2 ईयर या 3 ईयर्स लगाना नेशनल सर्विस के लिए कंपलसरी किया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी अगर नीड होगी इस तरह की नेशनल सर्विसेज की, किसी भी तरीके से मिलिट्री में हो सकती है या किसी और में हो सकती है, तो हम सब उस नेशनल सर्विस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। हम क्या है? जो हमारी राष्ट्र संपत्ति है उसको बिना नुकसान पहुंचाए क्या है? हमारे भाईचारे का विकास करेंगे। ब्रदरहुड की जो भावना है, कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि सब लोग भाई भाई है, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड के अकॉर्डिंग, रिलीजियस के अकॉर्डिंग, कोई भी अलग नहीं है, सबके सब क्या है? एक जैसे हैं। तो कॉमन जो ब्रदरहुड है, उस फीलिंग को क्या करेंगे हम? उस स्पिरिट को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, उस भावना को बढ़ाएंगे। और साथ में वुमेन्स की डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करेंगे, यानी महिलाओं को भी क्या है? रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनका आदर किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। ये इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड द प्रेजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी इंडिया का जो कल्चर है उसको क्या करेंगे? उसका रिच हेरिटेज, उसको आगे ले करके जाएंगे, उसको वो प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ाया जाएगा, इंडियन कल्चर्स को। ये नहीं है कि हम लगातार वेस्टर्न कल्चर को या दूसरे कल्चर को अपनाएंगे, इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करते जाएंगे या उसको नहीं अपनाया। तो हमें क्या है? इंडियन कल्चर, ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको लगातार क्या है? प्रमोट करने की बात इसके अंदर कही गई है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। यानी कि जो भी है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव जंतु है, उसके अंदर आपके बर्ड्स है, एनिमल्स है, जो भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट है, हमारी लेक्स है, रिवर्स है, उन सब जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं हमारे, यानी जो प्रकृति ने हमें इन्वायरमेंट, उन सबको प्रोटेक्ट करना, उन सबकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। यानी कि हम उनको किसी तरह का लॉस नहीं पहुंचाएंगे और उनको इम्प्रूव करना भी, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट को बढ़ाना भी क्या है? हमारा क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। और गॉड ने जो भी लिविंग क्रिएचर्स बनाई है, जिसके अंदर एनिमल्स है या जो भी है, बर्ड्स है, ह्यूमन बींग्स है, सब किया है, उन सबको भी क्या करेंगे? कंपोजिशन करेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी इम्प्रूव करेंगे हम। नेक्स्ट है नंबर 8। आपके एग्जाम के अंदर बाई चांस तो ये नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको सिर्फ ये 11 लाइन्स ही करनी है, इनके अलावा एक वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो नेक्स्ट है 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सबसे पहले तो क्या हम साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। यानी कि कोई अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता है, कोई अगर नई रिसर्च करना चाहता है, इसमें आगे भी लिखा हुआ है ना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसका मतलब ही यही है
कि कोई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा, नई टेक्नोलॉजी कंट्री के लिए लेकर के आना चाहता है, तो उस चीज़ को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देंगे, मानववाद को, यानी हम कैपिटलिज्म को बढ़ाएं, ह्यूमनिज्म को बढ़ाओ। ह्यूमनिज्म का मतलब है जिसके अंदर मानव सेवा को सबसे ऊपर माना गया, ह्यूमन बींग्स को। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है न्यू इन्वेंशन लेकर के आना, रिफॉर्म, साथ में कोई भी सुधार लेकर के आना कंट्री के लिए, तो उसके अंदर उसके डेवलप के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वोलेंस। हम क्या है, हिंसा का त्याग करेंगे, वोलेंस किसी भी तरीके से नहीं अपनाएंगे, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे, सेफ गार्ड रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अब जैसे कि स्ट्राइक वगैरह की जाती है, स्ट्राइक करना राइट है, अधिकार है, स्ट्राइक कीजिए, लेकिन क्या है उसके अंदर अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाते तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमें रोकती है। हमें किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इनके ऊपर कुछ के ऊपर लॉ भी बनाए गए हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह के मतलब उनको मारने से रोकने के लिए, या फॉरेस्ट वगैरह के लिए, इनके लिए अलग से लॉ बनाए गए जिनके कारण पनिशमेंट भी मिलती है। वैसे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, पनिशमेंट नहीं दी गई है। नेक्स्ट है टू अचीवमेंट एंड एंडवेयर ऑफ नेशनल कॉन्स्टेंटिटी, यानी राष्ट्र की जो उपलब्धि है या किसी तरह से उसकी जो चीज़ें उनको हम क्या है बढ़ावा देंगे, उसकी अचीवमेंट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें पर्सनली काम करना चाहिए, या तो हम व्यक्तिगत तौर पे उसके लिए काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, या कंट्री के साथ मिलकर के भी काम कर सकते हैं। इस कहने का मतलब है कि हमें नेशनल अचीवमेंट को, नेशनल एंडवेयर को क्या करना है, बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है, किसी भी तरीके से हम लेकर के जा सकते हैं। तो ये 10 फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमें कहाँ दिए गए थे, 1976 में 42th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 4A के एक आर्टिकल पार्ट 4A के एक आर्टिकल इसके अंदर डाला गया जिसका नाम है 51A, उसमें दिए गए थे। अब बचता है 11th। आज के टाइम हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। जब हमारे पास 2002 के अंदर 2002 में क्या है, एक फंडामेंटल राइट भी डाला गया था, राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट के, तो उसी समय एक क्या है, ड्यूटी भी डाली गई। राइट किसके लिए था, उन बच्चों के लिए था जिनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चाहिए, और ये ड्यूटी उन पेरेंट्स के लिए थी जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ा नहीं पाते, तो उनके लिए। इसमें कहा है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी कॉन्सर्निंग द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय दियर पेरेंट्स। प्रत्येक माँ बाप का यानी माता पिता का यानी प्रत्येक पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या है, एजुकेशन क्या करवाएं, प्रोवाइड करने की, यानी एजुकेशन प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करें। अब उनको ये तो नहीं कहा गया कि उनको पैसे देने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स उनके लिए ओपन किए गए हैं, 14 ईयर तक क्या बिल्कुल फ्री, यूनिफॉर्म है, बैग है, सब कुछ क्या है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, फीस है, सब कुछ, यानी कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, अवसर लेकर के आए कि वो कम से कम स्कूल तक तो जा सकें। तो इसलिए क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी डालेगी। तो ये 11 आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आर्टिकल 51A के अंदर दी गई। तो ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमम 1 मार्क्स में इसको आप कर सकते हो। जैसे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज कब डाली गई थी, 1976 में, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 42th अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से पार्ट में, 4th पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में, 51A आर्टिकल में, या इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए कि कोई एक फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए, कोई 2 बताइए, या 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए, नंबर 11 जो अभी डाली गई थी 2002 के अंदर, या टोटल कितनी है, जैसे कि 11 है। तो इस तरह से 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस क्या है आपके आ सकते हैं। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।